आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये लुसेंट की पुस्तक है और लुसेंट से हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो आइए, सबसे पहला क्या है कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना है। मानव द्वारा समस्त वैसी सारी गतिविधियाँ, ठीक है, जिसमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व मौजूद हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए, वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है। न्यून, मध्यम तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार बांटा गया है। तो देखें, आय के आधार पर देखें तो विश्व बैंक के अनुसार सबसे पहला उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं, जब प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 13,846, याद रखें 13,846 डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर। 13,846 यूएस डॉलर से अधिक अगर हो, ठीक है, तो यह क्या कहलाएगी? उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं कही जाएगी। मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है कि 4,466 डॉलर से लेकर के 13,845 डॉलर के बीच अगर हो, ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तो मध्यम आय कही जाती है। मध्यम निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में की बात करें तो 1,136 डॉलर से लेकर के 4,465 डॉलर के बीच है। और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना होगा? तो 1,135 डॉलर या उससे कम। तो यह वर्गीकरण किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। क्या है कि निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार से किया जाता है? इसमें सबसे पहला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, यह सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है, ठीक है। नोट में हम लोग देख लेते हैं कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है, ठीक है। अब देखें, राज्य अर्थव्यवस्था में क्या होता है। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है, राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली नज़र आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल होती है और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका होती है। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। नोट में देखें कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स, जो 1818 से लेकर 1883 के बीच उनका जीवन काल था, उन्होंने दिया था।
जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप जो है वह 1949 में चीन में सामने आया। ठीक है, हम एक सूची देख लेते हैं। ये सूची है कि विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था। ठीक है, यह 2025 का आंकड़ा है और यह नॉमिनल जीडीपी के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो इस आंकड़े में यह याद रखेंगे कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य अप्रैल 2025 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 के अनुमानित आंकड़े हैं। और सभी आंकड़े याद रखेंगे कि अमेरिकी डॉलर में अरबों में है। ठीक है, बिलियन में है। तो सबसे पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, 30,507.217 बिलियन डॉलर। ठीक है, उसके बाद है यह चीन, 19,231.705 बिलियन डॉलर। जर्मनी 4,744.804 बिलियन डॉलर। भारत 4,187.017 बिलियन डॉलर। या अभी हाल ही में क्या है कि जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ठीक है, और इसमें क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो रहा है। इसकी वजह से इस भारत ने जापान को पीछे छोड़ा। जापान 5वें स्थान पर है 4,186.431 बिलियन। यूनाइटेड किंगडम 3,839.180 बिलियन डॉलर। फ्रांस 3,211.292 बिलियन। इटली 2,422.855 बिलियन डॉलर। कनाडा 2,225.341 बिलियन डॉलर। ब्राज़ील 2,125.958 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरा आंकड़ा भी है जो क्या है कि 2025 में जो प्रति व्यक्ति जीडीपी या पीपीपी के हिसाब से है। ठीक है, तो पीपीपी का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो खरीद शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था की सूची इस प्रकार दी गई है और यह भी उसी तरह से है। देखिएगा, तो इसमें सबसे पहले स्थान पर है चीन, 39 दशमलव, याद रखेंगे 39.438 ट्रिलियन डॉलर। ये इस तरह से याद रखेंगे। चीन में कितना है? 39.438 ट्रिलियन डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है, 28.781 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, 14.594 ट्रिलियन डॉलर। जापान 6.719 ट्रिलियन डॉलर। जर्मनी 5.686 ट्रिलियन डॉलर। रूस 5.476 ट्रिलियन डॉलर। इंडोनेशिया 4.656 ट्रिलियन डॉलर। ब्राज़ील 4.209 ट्रिलियन डॉलर। यूके 4.029 ट्रिलियन डॉलर। फ्रांस 3.989 ट्रिलियन डॉलर। तो ये है क्या है कि खरीद शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये क्या है, इसे देख लेते हैं। जीडीपी पीपीपी का मतलब क्या होता है? खरीद शक्ति क्षमता पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, देशों को वित्तीय और सांख्यिकीय संस्थानों से जीडीपी पीपीपी पूर्वानुमान अनुमानों द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है, जो बाजार या सरकारी आधिकारिक विनिमय दरों का उपयोग करके गणना करते हैं। पीपीपी का उपयोग करते हुए जीडीपी की तुलना राज्य के घरेलू बाजार का आकलन करते समय नाम मात्र जीडीपी का उपयोग करने वालों की तुलना में अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि पीपीपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विनिमय दरों का उपयोग करने के बजाय देश की स्थानीय वस्तुओं, सेवाओं और मुद्रास्फीति दरों के सापेक्ष लागत को ध्यान में रखता है। तो प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक अंतर को विकृत कर सकता है। पीपीपी का उपयोग अक्सर वैश्विक गरीबी सीमा को मापने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्माण में किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ा, राज्य अर्थव्यवस्था को पढ़ा और तीसरा अब हम लोग देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ठीक है, इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। ठीक है,
यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व देखा जाता है इसमें। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें से भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। नोट में देखें कि केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। ये केन्स ने कहा था, जबकि प्रोफेसर लांज ने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे हम एक आज उदाहरण दे सकते हैं उत्तरी कोरिया का। ठीक है, तो इस तरह से अर्थव्यवस्थाओं को वर्गीकृत किया गया है। तो हम लोगों ने अभी तक दो आधार देखे, एक तो आय स्तर के आधार पर जो विश्व बैंक के हिसाब से था, उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक प्रणाली के आधार पर जो देखा, अभी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सभी देखा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, तो क्षेत्रक कौन से हैं? तो मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी जाती है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रक। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। इस गतिविधि का संबंध भूमि से, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होता है। प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन। ठीक है, खनन और उत्खनन। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब कहते हैं। जॉब के जरिए संकेतिक किया जाता है। खनन, याद रखें कि खनन और उत्खनन, इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए सांकेतिक किया जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन से शामिल है? प्रथम कृषि, द्वितीय वानिकी, तृतीय मत्स्य पालन, चौथा पशुपालन, पांचवा खनन और उत्खनन, इसमें संलग्न श्रम। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या होती है कि रेड कॉलर जॉब के जरिए सांकेतिक किया जाता है। अब हम लोग द्वितीय क्षेत्र को देखें तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे मालों की तरह उपयोग करता है, उसे क्या कहता है? द्वितीय क्षेत्रक कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्रक में शामिल विनिर्माण, दूसरा विद्युत, गैस जलापूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं। तीसरा निर्माण। वास्तव में इस क्षेत्र के विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है और इसमें जो लगे कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक देखा ब्लू कॉलर जॉब, माफ़ कीजिए रेड कॉलर जॉब देखा, वो प्राथमिक क्षेत्र में जो संलग्न लोग थे उनके लिए, और प्राथमिक क्षेत्र में खनन और उत्खनन से जो संलग्न जो श्रम थे उसे रेड कॉलर जॉब के रूप में वर्गीकृत किया गया। और यहाँ पर हमने क्या देखा? औद्योगिक क्षेत्र में जो लोग लगे हैं तो इसमें लगे कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न जो श्रमिक होते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय क्षेत्रक में देखें तो इस क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्रक में यानी कि सेवा क्षेत्र में शामिल है पहला व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार व प्रसारण से संबंधित सेवाएं हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि वित्तीय में देखें तो अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं हैं। तीसरा देखें लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएं हैं। तो तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है।
तो अन्य जो आंकड़े हैं जीडीपी से संबंधित, हम लोग तो आर्थिक सर्वेक्षण हो, बजट हो, उसे उसमें तो हम लोग देख ही लेंगे, लेकिन याद रखेंगे हम लोग कि तृतीय क्षेत्र जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आज हम